नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, गुलाम नबी आजाद जो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और राज्यसभा में विपक्ष के नेता रह चुके हैं, कई मर्तबा वो केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, आज उनके दौरे का दूसरा दिन था। लेकिन G23 के सदस्यों ने आज उनकी जमकर तारीफ की। मैं बात करूंगा कपिल सिब्बल की। कपिल सिब्बल ने अपने कार्यक्रम में आसान भाषा में ये बताया कि आखिरकार गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस की जरूरत क्यों है। उन्होंने बताया कि गुलाम नबी आजाद अनुभवी भी हैं और इंजीनियर भी हैं। उन्होंने एक पायलट का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर जहाज में जाते हैं उसमें एक जो अनुभवी पायलट होता है उसके साथ साथ वो इंजीनियर भी होता है। ना जाने, यानी सीधा संकेत उन्होंने दे दिया, ना जाने क्यों गांधी परिवार, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, नाम नहीं लिया उन्होंने, ना जाने क्यों शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस का उस अनुभवी और इंजीनियर का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही। यानी पूरी फील्डिंग फिट कर दी गई है। वहां पर राज बब्बर भी मौजूद थे, भूपेंद्र हुड्डा भी मौजूद थे, मनीष तिवारी भी मौजूद थे, आनंद शर्मा भी, और भी बहुत बड़े नेता जो G23 के सदस्य रह चुके वहां पर मौजूद थे। यानी एक पूरी तैयारी और सोची समझी एक सुनियोजित तरीके से कांग्रेस शीर्ष नेताओं को या कांग्रेस आला कमान को चेता दिया है कि आपको अनुभवी और एक इंजीनियर की जरूरत है जो गुलाम नबी आजाद है। रिप्रेजेंटेटिव गांधी ग्लोबल फैमिली के हमारे आज ड्यूटी में तब्दील कर दिया गया। आज जहां जमीन बाहर के लोग आके बंदे को लाकर जमीन भी यहां दिलाएंगे। जीएसटी के द्वारा मतलब कि एज इट इज यहां धंधे खत्म है। उनको जहां देखो विवाद, जहां देखो पैसा का खिलवाड़, पैसे का नाच। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा के पूर्व लीडर ऑफ अपोजिशन गुलाम नबी आजाद साहब, एसएन सुब्बाराव जी, उन्होंने सिलेक्ट किया था जनाब गुलाम नबी आजाद साहब को कि 100 साल हम महात्मा गांधी जी, जनाब आनंद शर्मा जी, जनाब कपिल सिब्बल साहब, जनाब। सच बोलने का मौका है और आज सच ही बोले। हम क्यों यहां इकट्ठा हुए? सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस पार्टी हमें कमजोर होती दिख रही और इसलिए हम यहां इकट्ठा हुए हैं और पहले भी इकट्ठा हुए थे। हम इकट्ठा होकर इसको हमें मजबूत करना है। सच्चाई के रास्ते पे चलते थे, ये सरकार झूठ के रास्ते पे चल रही है। गांधी जी अहिंसा को गले लगाते थे, ये हिंसा को गले लगा रही। तो बात तो ये गांधी जी की करते हैं, लेकिन ना सच्चाई का रास्ता अपनाते हैं और ना हिंसा का रास्ता अपनाते हैं। अब मैं साधारण रूप से आपसे कुछ ऐसी बातें करना चाहता हूं जो देश की जनता समझ पाए कि गुलाम नबी आजाद साहब का असल रोल क्या है। आप कई बार हवाई जहाज में चढ़ते होंगे और हवाई जहाज में चढ़ने में जो वहां बैठा होता है हवाई चलाने वाला, वो अनुभवी होता है ना। बहुत जरूरी है कि उसको अनुभवी होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि उसके साथ एक इंजीनियर भी होता है कि कहीं इंजन में गड़बड़ी हो जाए तो वो ठीक कर देगा। तो गुलाम नबी जी अनुभवी भी हैं और इंजीनियर भी। तो दर्शकों, फोन लाइन पर हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता, जो भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। ब्रिगेडियर साहब, स्वागत है आपका। और बड़ी दिलचस्प बात है कि G23 के कुछ सदस्यों ने आज गुलाम नबी आजाद की जमकर तारीफ की और यहां तक कह दिया कि कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व को, कांग्रेस आला कमान को ना जाने क्या प्रॉब्लम है कि वो गुलाम नबी आजाद जैसे
अनुभवी व्यक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे। क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि ये जो 23 इकट्ठे हुए हैं जी ये सब वही है जिन्होंने कि कांग्रेस की जो नीति रही है उसका फायदा उठाया है। जी इंदिरा गांधी ने क्या किया था? जी। इंदिरा गांधी ने पुराने कांग्रेस लीडरों को हटा के उनको कांग्रेस होम नगर को अपनी कांग्रेस आई बनाई। जी और खुद अपने वफादारों के साथ उन्होंने पार्टी को चलाया। जी इन 23 में ज्यादातर वही है जो कि कभी इंदिरा गांधी के नजदीक या सोनिया गांधी के या राजीव गांधी के नजदीक रहे। जी इनका खुद का जो मैंडेट है, अपने स्टेट्स के अंदर भी ये अपनी अपनी सीटें नहीं जीत सकते थे। जी ये सिर्फ उनकी नजदीकियों के कारण गांधी परिवार के साथ ये लोग जो है वो ऊंचे ओहदों पर रहे हैं। जी और उन्होंने पार्टी के अंदर और सरकार के अंदर ओहदे संभाले हैं। जी अब जो नया शहजादा है कांग्रेस पार्टी का, जी वो अगर अपने वफादारों को लाना चाहता है जी तो उम्मीद क्या है? जी इनको चाहिए कि ग्रेसफुली, वो कहते हैं ना अंग्रेजी में कहते हैं ओल्ड ऑर्डर चेंजेस जी। न्यू। जी इनको भी ग्रेसफुली जो है मान जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये खानदानी पार्टी है, अगर खानदान की जरूरत नहीं है तो जितना सिफारिश कर ले या एक दूसरे के गुण गाने, जी। लेकिन इनके चलने वाली नहीं है। जी तो ब्रिगेडियर साहब, गुलाम नबी आजाद का कहना है कि कांग्रेस ही एक ऐसी जमात है जो सभी धर्मों और जातियों को लेकर के एक साथ चल सकती है, यानी भाजपा पर कामनल होने का आरोप लगाया। देखिए, ये सबसे बड़ी विडंबना है। जी कांग्रेस अपने आप को सेकुलर पार्टी कहती है। मैं आपको एक नमूना देता हूँ। भारत की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रियम्बल में सेकुलर लफ्ज का इंट्रोडक्शन किया इंदिरा गांधी ने। जी उस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर शेख अब्दुल्ला और कांग्रेस की सरकार थी। जी लेकिन जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने कोई जोर नहीं लगाया, ना ही सेकुलर शब्द को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला गया जम्मू कश्मीर की, जो कि अब नहीं रही है। जी 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 उसके बाद से लेके चाहे वो राजीव गांधी रहे हो, फारूक अब्दुल्ला रहे हो, राहुल गांधी रहा हो, या यहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो, खुद गुलाम नबी आजाद जो है वो चीफ मिनिस्टर रहे। जी और 2007 में एक इंडिपेंडेंट मेंबर ने बिल लाया जी याद, बिल्कुल बिल्कुल। कि उसको ऐड किया जाए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लेकिन इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और ये कहते हैं कि हम सेकुलर हैं। जी इनका दोगली बातें करना इनकी आदत है। जी तो देखिए, अब जो भी बयानबाजी हो रही है, वे ज्यादातर अपना वजूद बनाने के लिए, आप ये दिखाने के लिए हम बड़े टॉल स्टेचर के लीडर्स हैं। जी लेकिन बयानबाजी के अंदर हकीकत भी तो होनी चाहिए ना। जी इन्होंने बॉर्डर लोगों का भी जिक्र किया आज, जी कहा कि बॉर्डर के लोगों के साथ कुछ नहीं हुआ। भाई, आपने क्या किया था? जी आपने ना उनको रिजर्वेशन दी, जी ना आपने उनके लिए नौकरियां बनाई, जी ना आपने उनके लिए बंकर बनवाए, जी ना ही आपने वेस्ट पाकिस्तान पुलिस को सिटीजनशिप दी, जी। जो भी बॉर्डर बेल्ट पे रहते हैं। जी और आज ये बॉर्डर के लोगों के लिए जम्मू में आके आंसू बहा रहे हैं। जी दर्शकों, गुलाम नबी आजाद ने कहा, गुरु रविदास सभा में कार्यक्रम था, वहां पर उनको आमंत्रित किया गया था। उस दौरान उन्होंने कहा कि मजबूत विपक्ष की जरूरत है। पिछले एक दशक से मजबूत विपक्ष नहीं मिल पाया। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं अगर उन्होंने ज्वाइन करना होता तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में बीजेपी को ज्वाइन। तभी हम मुकाबला कर सकते हैं और एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है। लोकतंत्र में दो ही चीजें हैं, सरकार और विपक्ष। इस वक्त विपक्ष नहीं है। विपक्ष मतलब जिससे सरकार डरे, विपक्ष उसी को कहते हैं जिससे सरकार डरे। विपक्ष है बहुत सारी पार्टियां, लेकिन सरकार किसी से नहीं डरती। तो लोकतंत्र का मकसद ही है रूलिंग पार्टी और अपोजिशन। तो उस जो अपोजिशन का रोल है,
जो सरकार को भी एक कंट्रोल में रखे, उसकी ज़रूरत अभी हम महसूस करते हैं, एक मजबूत सरकार। लेकिन आप कह रहे हैं कि विपक्ष मजबूत नहीं है। आपके जो साथी थे उन्होंने कहा एक दशक से कांग्रेस पार्टी कमजोर है। 2012 से राहुल गांधी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर पर नेतृत्व कर रहे हैं। क्या उनको माने कि विपक्ष इसलिए कमजोर है? कांग्रेस आज से नहीं, कांग्रेस तो कई दशकों से कमजोर है, आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होती जा रही है। एक ही वक्त कमजोर नहीं होता इंसान। तो दर्शकों, इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं एडवोकेट रविंदर शर्मा, जो चीफ स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के। रविंदर जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज गुलाम नबी आजाद के दौरे का दूसरा दिन था और कांग्रेस डिवाइडेड हाउस नजर आ रही थी, कितनी सच्चाई है? देखिए, कहाँ डिवाइडेड हाउस नजर आई, क्योंकि कल तो वो कांग्रेस मंच पे थे, कांग्रेस हेडक्वार्टर में थे। जी बिल्कुल। हमने सबने उनका सम्मान किया, सम्मानित किया, उनको दावत दी और उन्होंने बहुत बड़ा अहम रोल हमेशा प्ले किया है जी। और इसलिए वहाँ तो कांग्रेस का मंच था और उस पे उन्होंने दावत कबूल भी की, वो आए भी जी। और आज उन्होंने एक एनजीओ के तौर पे वहाँ पे जरूर कुछ नेता आए और एक दो नेता के बोल कुछ थोड़े से अलग दाएं बाएं थे, जो कि उस मंच के मुताबिक नहीं लगते। लेकिन आजाद साहब ने, हम तो आजाद साहब सन ऑफ द साइल हैं जी, उनको हमने सम्मानित किया। बाकी भी देश के बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के और वो नॉन पॉलिटिकल एक मंच था, उनकी ख्वाहिश हो सकती है जी, बातें उसके लिए कांग्रेस हाईकमान देखेगी जी। लेकिन बाकी तो कोई डिवाइडेड हाउस की बात नजर नहीं आती, क्योंकि वहाँ पे जो बुलाया गया उस संस्था ने जिसको बुलाया वो क्या, जिसको नहीं बुलाया वो कैसे जाएगा। लेकिन कल जब एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया था तब भी उनके खास लोग ही वहां पर मौजूद थे। ऐसी बात नहीं, पार्टी की तरफ से हमको रिपीट किया गया, मैंने भी उनको रिसीव किया जी। हमारे जो सीनियर नेता थे, हमने बाकायदा अफसरी पार्टी की तरफ से उनको रिसीव किया जी। अब खास हम सब समझते हैं कि वो सबके खास हैं जी, साहब सबके सांझे हैं, सबके नेता हैं जी। कुछ लोग अगर पर्सनल प्रॉपर्टी समझते हैं वो अलग बात है, लेकिन हम उनको अपना नेता मानते हैं। सारी कांग्रेस कार्यकर्ता जम्मू कश्मीर के आवाम उनको नेता मानती है, ऐसी बात नहीं है। और इसीलिए उनको पार्टी ऑफिस में बुला करके बाकायदा उनको उन्होंने दावत कबूल की थी जी, उनको सम्मानित भी किया गया, उनके रोल को सराहा गया। और अमीर साहब ने कहा कि वो सबसे बड़े एम्बेसडर 40 साल से दिल्ली में है जम्मू कश्मीर के जी, देश के कदावर नेताओं में अग्रणी नेता है वो जी हमारे। लेकिन आज 23G के सदस्य कपिल सिब्बल ने जब ये कह दिया कि कांग्रेस ना जाने क्यों इतने अनुभवी और इंजीनियर तजुर्बाकार सियासतदान गुलाम नबी आजाद की सेवाएं नहीं ले रही है, तो डायरेक्ट हिट किया उन्होंने कांग्रेस हाईकमान को। देखिए, ऐसी बात तो नहीं, आजाद साहब आज भी देश के बड़े नेता हैं। मैं नहीं समझता कि पार्टी के पद और पार्टी की सबसे अपेक्ष कमेटी कांग्रेस वर्किंग कमेटी होती है, इतिहास से 135 साल इतिहास से जी। और ये बाकी सरकारी पद आते जाते हैं, लोकसभा राज्यसभा MLA MLC आदमी आते जाते हैं, लेकिन आज भी वो सबसे सम्मान बड़े नेताओं में से हैं। और सिब्बल साहब ने जो बात कही है उसका कांग्रेस हाईकमान उनको वो बात कह सकते हैं, वो शायद उन चीजों का ख्याल रखेंगे। हम आज नहीं कह सकते कि उनको कल दोबारा मौका नहीं मिला है, लेकिन काफी लंबा अरसा 28 साल वो राज्यसभा में रहे, 10 साल लोकसभा में रहे और 42 सालों का लेजिस्लेटिव एक्सपीरियंस है। पार्टी उनको कहाँ इस्तेमाल करेगी, जहाँ उनकी जरूरत, उन्होंने तो कहा मैं पार्टी को मजबूती के काम करूंगा, यहाँ भी जो रोल होगा पूरे देश भर में, जम्मू कश्मीर में। और हमें उनसे उम्मीद भी है, क्योंकि गांधी जी के अनुयायी हैं और गांधी ग्लोबल मंच उनका ही है, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कुछ नेता और बोल सकते हैं, वो उनके अलग विचारधारा। लेकिन क्या आपको लगता है कि पार्टी हाईकमान को कपिल सिब्बल के खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि वो पार्टी लाइन से हटकर बोल रहे हैं? मैं छोटा मुंह बड़ी बात ये नहीं कहूंगा जी, लेकिन हम कार्यकर्ता के तौर पे, मैं तो एक छोटा इतना सा कार्यकर्ता हूँ, कपिल सिब्बल हो, अनंत शर्मा जी हो जी, राज्यसभा में है। अनंत शर्मा जी तो शायद कहीं जीते नहीं, लेकिन काफी बड़े नेता हैं, डिप्टी लीडर हैं। उनके बोल जो है बड़े सबल के होने चाहिए, जिससे कार्यकर्ता के दिल में ठेस न पहुंचे। कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी से और एक ऐसी सरकार से लड़ रहा है पूरे देश भर में, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पीछे खड़े हैं। और मैं समझता हूं कि उस चीज का उनको भी ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। और
पार्टी के अंदर, हमारी पार्टी में, इंडियन पार्टी डेमोक्रेसी है, 135 साल के इतिहास में चिट्ठियां भी लिखते रहे, नेहरू, गांधी और सरदार पटेल भी लिखते रहे। उन चीजों का बहुत जो है वो संज्ञान नहीं लिया जाता। कोई ऐसी बात नहीं है। हमारी पार्टी खुले दिल की है, ये भाजपा नहीं है कि यहाँ कोई स्वर भी नहीं लिख सकता, चिट्ठी भी नहीं लिख सकता। इसलिए शायद लोगों को और मीडिया को भी कहीं अजीब लगता है। वो इतनी बड़ी बातें नहीं है। अगर उन्होंने अपील की है कपिल सिब्बल जी ने, वो भी वक्त आएगा। उनको कैसे पता कि कांग्रेस हाईकमान के दिल में क्या है? मैं उस बात पे मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। ये कांग्रेस हाईकमान का प्रेरोगेटिव है और सेंट्रल लीडर है वो। कुछ बातें उनकी, आनंद शर्मा की जो है उस बोल जो है वो इस मंच से नहीं होनी चाहिए। जी रविंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। दर्शकों, उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी ने स्पष्ट कर दिया है कि भले ही सीज फायर को लेकर के दोबारा से बातचीत हुई हो, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ जो अभियान है वो कंटिन्यूस रहेगा। आतंकियों को कभी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि कश्मीर में पिछले 1 साल में आतंकी वारदात में बड़ी गिरावट आई है। धर्म और मजहब से परे राष्ट्र सर्वोपरि की कि इस सीज फायर का काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा और हम लोग सतर्कता बनाए रखेंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग बंद होने से शांति बहाल होगी और अवाम अपना जीवन को सुरक्षा के वातावरण में बसर कर सकेगी। कश्मीर घाटी में सुरक्षा और स्थिरता के सभी मापदंडों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। हिंसा की घटनाओं में भारी गिरावट आई है और ये शांति, सुरक्षा और राष्ट्रीय एकता के लिए जनता के समर्थन को दर्शाता है। जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में बुनियादी तैनाती और रक्षा तैयारियों की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और इसके लिए हमेशा की तरह हमारे अथक प्रयास जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश में हमारे पड़ोसी देशों द्वारा उपद्रव फैलाने के प्रयत्नों के विरुद्ध हमेशा ढाल बनकर खड़ा रहा है और भविष्य में भी खड़ा रहेगा। जब कभी भी देश की संप्रभुता पर किसी ने आंख उठाई है, भारतीय सेना ने उसी भाषा में उसका जवाब दिया है। हमने 2 पड़ोसियों के साथ जुड़ी नियंत्रण रेखा पर अपना प्रभुत्व कायम रखा है तथा आंतरिक इलाकों में शांति बनाए रखने में मदद की है। दर्शकों, अब हम बात करेंगे खेल की। खेल को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बड़ा कंसर्न शो करते हैं और जम्मू कश्मीर यूटी में भी एक स्पोर्ट्स एकेडमी बनने जा रही है जो कटरा में बनने जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो खिलाड़ी हैं, जो उत्साहित हैं, जो इसमें रुचि रखते हैं खेल में, उनके लिए बहुत बड़ा ये ऐलान है और उन्होंने बड़ी राहत भी महसूस की है कि अगर खेल अकादमी खुलती है यहाँ पे तो उनको दूसरे राज्यों में खास प्रशिक्षण के लिए, खास ट्रेनिंग के लिए नहीं जाना पड़ेगा। अपनी ही यूटी में उनको ये सारी सुविधाएं मिल जाएंगी।
सर पहली बात तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ आए और खिलाड़ियों के बारे में आपने सोचा। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ इसमें कि जो यहाँ का खिलाड़ी था जिसको बाहर अपना प्रदर्शन करने के लिए या परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए बाहर पटियाला वगैरह जाना पड़ता था, आज की डेट में जम्मू कश्मीर का जो खिलाड़ी है वो यहाँ रह के अपनी परफॉर्मेंस और एक अच्छा खेल का प्रदर्शन कर सकता है और उसको जो कोचेज़ हैं एक इंटरनेशनल लेवल के कोचेज़ मिल सकते हैं। जैसे हमारी अभी उधर कटरा में जो एकेडमी बनी है तो उससे बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाली है यहाँ के खिलाड़ियों को, क्योंकि यहाँ के खिलाड़ियों में कमी की बिल्कुल भी कमी नहीं है, बट एक गाइडेंस की कमी होती थी जो अब शायद से कहीं ना कहीं पूरी हो जाएगी। बिल्कुल सर, अब तो जैसे कि यहाँ के खिलाड़ियों को एक गाइडेंस, मैंने पहले भी बताया, एक कोचिंग की जो कमी होती थी, जो यहाँ के खिलाड़ियों को इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती थी, इक्विपमेंट्स की कमी होती थी, कहीं ना कहीं उसकी वजह से जो जम्मू कश्मीर का खिलाड़ी था वो कहीं ना कहीं पीछे रहता था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी और नेशनल स्तर पे भी। तो अब मेरे को लगता है कि इसकी वजह से कुछ ना कुछ एक बेहतरीन एक जो परफॉर्मेंस होती है वो आगे आएगी खिलाड़ियों की। और काफ़ी फ़ायदा होगा क्योंकि आजकल मतलब JNK में यूटी में बहुत स्पोर्ट्स पर्सन है, मतलब बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको मौका नहीं मिलता खेलने का क्योंकि रिंक नहीं होते, खेलने की जगह नहीं होती है। अब अगर कटरा में ये चीज़ें बन रही हैं, स्टेडियम बन रहा है, फैसिलिटीज़ हो रही हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छी बात है। अब सुविधा इसलिए ज़्यादा अच्छी रहेगी क्योंकि एक तो फैसिलिटीज़ यहाँ की, कोच भी यहाँ के होंगे, हमें यहाँ पे अच्छी प्रैक्टिस होने मतलब अच्छी प्रैक्टिस मिलेगी, हम अच्छा मतलब और अच्छा कर सकते हैं। ये नहीं कि हमें पंजाब जाके वहाँ पे हमने कोचिंग लेनी हो, नहीं ऐसा नहीं होगा, हमें यहीं कोचिंग लेनी अच्छा मतलब ठीक रहेगा, हमारे यहाँ पे कोचिंग रहेगी तो अच्छा रहेगा। दर्शकों, यूटी जम्मू कश्मीर में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है अगर प्रशिक्षण सही ढंग से मिलता है, यानी ट्रेनिंग अच्छी मिलती है, कोचेज इंटरनेशनल लेवल के होते हैं, तो यहां से भी मेडल्स आ सकते हैं। हालांकि पहले भी लोगों ने मेडल लाए हैं और जैसे मैंने पहले कहा कि प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बस उसको प्रशिक्षण देने की जरूरत है। ये तो बहुत खुशी की बात है। बेसिकली बिल्कुल भी फैसिलिटीज़ ना होने के कारण बहुत बच्चे लैक करते हैं। कुछ लोग फाइनेंशियली सपोर्ट भी नहीं होता है किन्हीं के पास, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि सब कुछ अफोर्ड हो सकता है अच्छे से। रिंक में अगर रिंक प्रोवाइड, जैसे LG साहब ने बोला है कि रिंक्स प्रोवाइड होंगे, एकेडमीज़ खुलेंगी, तो बच्चों को बढ़ावा मिलेगा खेलने के लिए। बहुत ज़्यादा जिन बच्चों के पास प्लेटफॉर्म्स ही नहीं है, बहुत ऐसे बच्चे हैं जम्मू कश्मीर में, तो वैसे भी बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं और उन लोगों को बढ़ावा मिलेगा थोड़ा खेलने के लिए। अच्छे जब प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड होंगे तो वो अच्छे से खेल सकते हैं। बिल्कुल जब अच्छे कोचेस होंगे, अच्छी सिखाने के लिए, हम इतना टैलेंट है जम्मू कश्मीर में और अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी बच्चों के सीखने के लिए, तो फिर ऑब्वियसली इंटरनेशनल में तो बच्चे जाएंगे ही। दर्शकों, ढांचागत सुविधाएं नहीं होने के कारण कई मर्तबा खेल या खिलाड़ी अपना बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाते। जब स्पोर्ट्स एकेडमी बनेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि वहां पर सभी वो फैसिलिटीज होंगी जो रिक्वायर्ड होगी। सर एक्चुअली ये बहुत अच्छी बात है। कटरा से जितने भी लोग वहाँ पे स्पोर्ट्स में इंक्लूड है उनको और एक अच्छी फैसिलिटीज़ मिल जाएगी, खेलने के लिए, प्रैक्टिस के लिए अच्छी चीज़ मिल जाएगी और उनकी जो टैलेंट है उनमें और इम्प्रूवमेंट आएगी। तो ये हमारी JNK के लिए अच्छा है, कठुआ के लिए स्पेशली और अच्छा है। जिस हिसाब से कंपटीशन हो रहा है इंटरनेशनल लेवल में, ये तो बहुत अच्छी बात है। जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लिए जम्मू में प्रैक्टिस होती है, कठुआ वालों के लिए कोई पर्टिकुलर स्पेस नहीं थी जहाँ पे वो प्रैक्टिस कर सके, अपनी गेम इम्प्रूव कर सके। हाँ सर एक्चुअली जम्मू कश्मीरी बहुत अच्छा है स्पोर्ट्स के लिए, बहुत से टैलेंट है, बट उनको एक अच्छी पर्टिकुलर स्पेस नहीं मिलती है, पर्टिकुलर जगह नहीं मिलती जहाँ पे अपना टैलेंट इम्प्रूव कर सके। तो एकेडमी बना के बहुत अच्छे डिसीजन हुआ है। कठुआ से लोग आएंगे, जम्मू से तो आते ही हैं, कठुआ से और आएंगे, तो JNK का नाम ही रोशन होगा। दर्शकों, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि लोगों को, खिलाड़ियों को एक्स्ट्रा ट्रेनिंग लेने के लिए, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग लेने के लिए बाहर के राज्यों में जाना पड़ता था। अब उसकी नौबत नहीं आएगी, यहीं पर एकेडमी में वो सारा वो प्रशिक्षण ले सकते हैं।
जम्मू में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन फैसिलिटीज़ कम होती थी तो बच्चे फाइनेंशियली भी यहाँ थोड़ी वीकनेस है, तो बच्चे बाहर नहीं जा पाते थे पैसों की वजह से। अब यहीं पे होगा तो बच्चे ज़्यादा अच्छे से खेल पाएंगे और ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं तो बच्चे और ज़्यादा स्पोर्ट्स की साइड पे आएंगे और ज़्यादा ग्रो करेंगे। और JNK भी कम नहीं होगा बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में। जैसे हम पंजाब में स्पोर्ट्स को देखते हैं बहुत बढ़ावा है क्योंकि वहाँ पे ही है पटियाला में स्पोर्ट्स का एक कॉम्प्लेक्स, वैसे ही एक सेम जम्मू UT बनी है और उसमें आ रहा है, तो यहाँ पे भी सेम तरीके से और बच्चों को बढ़ावा मिलेगा गेम को और बच्चे ग्रो करेंगे, तो इस तरह से गेम हमारा और बढ़ेगा जम्मू कश्मीर में। से प्रतिभा की कोई कमी नहीं इसमें क्या है, उसके सुविधा ना मिलने के बावजूद भी यहाँ पे मेडल लाए जाते हैं। आपको लगता है जब अकेडमी खुलेगी और इंटरनेशनल? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, प्रतिभा की यहाँ कोई कमी नहीं है। जैसे अब कॉम्प्लेक्स खुल रहा है तो और ज़्यादा मेडल आएंगे, बच्चे और प्रैक्टिस करेंगे और कोचेस जम्मू से भी अपॉइंट होंगे और ग्रोथ होगी स्पोर्ट्स के लेके, तो ये तो बहुत अच्छा डिसीजन है हमारे गवर्नर साहब का। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।